दोस्तों एक्चुअल में क्या है, जो क्राइम करने वाला होता है ना, उसके दिमाग की वजह से वो क्राइम करता है। जब तक उसका दिमाग संतुलन में है तब तक संभावना है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में एक वकील का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, आप समझ नहीं पाते कि यार इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए, और वो कानूनी एस्पेक्ट पे है, तो मुझे लगता है कि एक वकील से आपको कंसल्ट करना चाहिए। वो एक आपको सही डायरेक्शन, दिशा दे सकता है। क्योंकि देखो, अगर आपको रास्ता पता है तो आप चल लोगे, लेकिन जहाँ आपको रास्ता ही पता नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकते हो। तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लीगल सिचुएशन के अंदर वकील से डिस्कशन करके कोई काम करना। जो आज की स्टोरी है, आप इसमें देखेंगे इस क्राइम स्टोरी के अंदर एक महिला जो कि अपने आप में सक्षम है और अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन उसने जैसे ही अपने दिमाग का संतुलन खोया और किस तरह से उसने एक ऐसा क्राइम कर दिया जो शायद अगर किसी से कंसल्ट करती, किसी एडवोकेट से या किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से जो उस सिचुएशन में उसको सही दिशा दे सकता था, तो वो इतना बड़ा गलती, इतना बड़ा उसके लाइफ का सबसे बड़ा गलती है ये। ज़िंदगी में कभी उसने इससे बड़ी गलती की नहीं होगी, और एक्चुअल में हर एक किसी के साथ ये चीज़ हो सकती है। तो इस क्राइम स्टोरी से आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप डील कर सकते हैं और क्या होता है इस तरीके के लोगों के साथ। तो घटना तो आप सभी को वैसे पता होगी, लेकिन मैं शुरू करूँगा कुछ अलग अंदाज में, क्योंकि जाहिर सी बात है इस घटना की शुरुआत होनी है सीधे होटल से, ना कि उसके कलकत्ता से या बेंगलुरु से गोवा जाने से। एक्चुअल में एक महिला जो कि किसी होटल के अंदर जाती है, जो होटल का नाम मैंने मेंशन किया, सोल करके कोई है, सोल बनियान ग्रांड होटल में एक कमरा बुक किया था इन्होंने, सूचना सेठ ने। अब इस होटल के अंदर जाती है वो अपने बच्चे के साथ, लेकिन जब ये चेकआउट करती है तो इसके साथ कोई बच्चा नहीं है, और ये लेट नाइट वहाँ से चेकआउट कर रही है। तो सबसे पहले तो लगभग 11 बजे के आसपास, जो मेरे इन्फॉर्मेशन प्राप्त की उसके अनुसार 11 बजे के आसपास वो फ़ोन करती है रिसेप्शन पे, और वो बोलती है कि उसको ना कैब चाहिए, एक टैक्सी चाहिए जिसके थ्रू वो जाना चाहती है बेंगलोर, क्योंकि वो बेंगलोर से आई थी। जो रिसेप्शन है, वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि सर मैडम आप कैब से बेहतर है कि आप प्लेन से जाएं, लेकिन वो बोलती है कि नहीं मुझे कैब से ही जाना है। वो बोलता भी है कि भाई खर्चा ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो उसको खर्चे की कोई टेंशन नहीं है। जाहिर सी बात है, पैसे वाली महिला थी और सक्षम थी, मैंने बताया ना आपको। तो बहरहाल ये है कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो अरेंज करता है, एजेंसी में कॉल करता है और एक कैब को मंगवा लेता है कि टैक्सी आती है। उस टैक्सी के अंदर वो रात को 1 बजे बैठती है और डिसाइड करती है, उससे जो भी उसका पेमेंट है 30,000 रुपये के अंदर उसका बेंगलुरु तक का सफ़र तय होता है ड्राइवर के साथ। अब ये जो ड्राइवर है वो लेके चल जाता है वहाँ से, होटल से। अब जब भी कभी किसी होटल में आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि यार एक टाइम के बाद जब कोई होटल से कोई रूम छोड़ के जाता है तो साफ़ सफाई की जाती है, क्योंकि दूसरा बंदा आएगा उस होटल के अंदर। तो ये जो होटल के जो स्टाफ मेंबर हैं, जो स्टाफ से, वो जाकर के सभी कमरों की सफाई करते हैं। तो जिस कमरे के अंदर सूचना सेट थी, उस कमरे की सफाई करने के लिए जाता है वहाँ का स्टाफ। लेकिन जब वो सफाई करने के दौरान देखता है कि उसके जो बेड है उसके ऊपर और उस रूम के अंदर खून के कुछ धब्बे पाए गए। उन धब्बों को देखने के बाद, एक्चुअली ये जो स्टाफ मेंबर होता है इनको आमतौर पे इस तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती है कि भाई आप जिस कमरे की सफाई करने जाएं, अगर तुम्हें कुछ भी उसमें संदिग्ध लगे तो उस कंडीशन में आपको मैनेजर को इन्फॉर्म करना है, उसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकती है। और देखो आज सभी को पता है कि क्राइम कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थान पे हो सकता है, लेकिन होटल में भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में देखे जाते हैं क्राइम होता है। तो इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसने देखा स्टाफ मेंबर ने कि यार यहाँ पे खून का धब्बा है, तो फिर वो मैनेजर को सूचना देता है। मैनेजर चेक करने के बाद उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। तो यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल में कहानी, कि ये जो सोल बनियान के जो ग्रैंड होटल के मैनेजर हैं वो संबंधित लोकल जो थाना लगता है उनके, उसको सूचना करते हैं। कोई कलंगुड़ जो पुलिस थाना है उसको सूचना की जाती है, वहाँ से पुलिस की टीम आती है और उस कमरे को ऑब्जर्व करती है, चेक करती है, तो उनको भी कुछ संदिग्ध लगता है। अब जब ये जो पुलिस है
गोवा की पुलिस जो है वो पूछताछ करती है वहाँ पे रिसेप्शन पे और मैनेजर से कि भाई ये जो इसमें जो रहने वाला था वो कौन था, कब आया था और कब गया, क्या क्या चीज़ें लेके आया था। तो पता चलता है कि ये जो महिला है 6 जनवरी को इसने चेक इन किया था और रात को लगभग 12:30 के 11 के 1 बजे के आसपास, 12:30 और 1 बजे के आसपास उसने चेकआउट किया है। तो यहाँ पे ये भी सस्पिशियस बन जाता है कि एक महिला अकेली चेकआउट कर रही है और वो भी रात को 1 बजे। इतनी जल्दी क्या थी, क्या वजह है इतनी जल्दी जाने की। अब इसमें जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि साहब उन्होंने सूचना दी कि साहब ना कि महिला जो है यहाँ पे इसके कमरे में खून के धब्बे पाए गए हैं, इसलिए ये संदिग्ध स्थिति है, यहाँ पर आप आए पुलिस को। लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो रिसेप्शन वाले हैं उनको इस बारे में जानकारी थी और ये रिकॉर्ड भी मेंशन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके होटल में आ रहा है तो कितने लोग आ रहे हैं और किस माध्यम से वो आ रहे हैं। तो मेरे जानकारी के हिसाब से उसमें एक महिला और एक बच्चे का अंकन है। लेकिन यहाँ पर जो कंप्लेंट की जा रही है वो इस हिसाब से की जा रही है जैसे उनको पता ही नहीं है कि कोई बच्चा भी था। इन द बिगिनिंग ही उनको ये कॉल करके कहना है कि साहब गई तो महिला अकेली है, आई बच्चे के साथ थी, यहाँ पे ये मिसिंग है। और एक्चुअल में मेरे हिसाब से अगर वहाँ जाके पता किया जाए तो यही बात कही होगी पुलिस को, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्या है थोड़ी अधूरी आती है, लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो प्रैक्टिकल मेरा ये कहता है आपसे। और एक और रीज़न है कि घटना के बारे में पुलिस को सूचना दें या ना दें, इस वजह से भी डरता है कोई भी होटल वाला सोचता है कि यार कहाँ पुलिस के लफड़े के अंदर पड़े। लेकिन वहाँ ब्लड था तो इसलिए उनको लगा कि यार कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल बढ़ा दी गई है। जहाँ पे भी आप जाकर के चेक इन करते हो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। वहाँ पे किसी की डेथ हो रही है तो भाई जवाबदेही बनेगी, दिक्कत में आ जाएंगे। तो उन्होंने सोच समझ के थोड़ा टाइम लेकर के पुलिस को सूचना की, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कुल मिलाकर के पुलिस जब वहाँ आती है तो पता करती है इतने लेट गई है, तो फिर उससे जो रिसेप्शन वाले हैं उनसे नंबर लिए जाते हैं कि भाई आपने किस एजेंसी के बंदे को बुलाया, किस टैक्सी ड्राइवर को बुलाया, तो वो उसके नंबर पता करके नंबर देते हैं। तो पुलिस वाला जो है वो उस ड्राइवर से बात करती है कॉल के ऊपर। और लैंग्वेज का चक्कर बताया गया है उसके अंदर। जो ड्राइवर का मैंने इंटरव्यू देखा उसने बोला कि वो कन्नड़ में उससे बात कर रहा था पुलिस से, और जो पुलिस वाला है वो भी कन्नड़ समझता था। लेकिन वो एक साथ में एक्स्ट्रा ड्राइवर अपने साथ लेके गया था क्योंकि सफ़र लंबा था इस वजह से। और बहुत सारी जगह मैंने देखा कि ये जो साथी जो ड्राइवर है उसकी बात मिसिंग हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो एक्स्ट्रा ड्राइवर ले गया था क्योंकि लंबा सफ़र उसको तय करना था। तो पुलिस वाले हैं वो ड्राइवर को फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई आपके साथ कितने लोग हैं, तो वो बताता है कि मैं हूँ और मेरे साथ जो है मेरा एक्स्ट्रा ड्राइवर है और ये जो महिला है ये अकेली है। वो पूछते हैं पुलिस वाले कि भाई महिला के साथ कोई बच्चा है क्या, तो वो मना करता नहीं, कोई बच्चा नहीं है। तो क्या सामान है उसके साथ, तो वो बताता है कि साहब बैग है एक। और पुलिस को वो ये भी हिंट देता है कि सर बैग मुझे थोड़ा हैवी लगा। इसके बाद जो वो ड्राइवर है वो बोलता है कि क्या मैं आपकी बात करवाऊँ मैडम से, तो फिर वो पुलिस कहती है कि हाँ बात कराओ। तो मैडम से जब वो बात कराते हैं, बात कराने के बाद वापस से जब वो मैडम ड्राइवर को देती है फ़ोन, तो पुलिस उस ड्राइवर को बोलता है पुलिस वाला कि आप 15 से 20 मिनट रुको, मतलब आप चलते रहो, 15-20 मिनट बाद में वापस आपको फ़ोन करूँगा। वो बोलता है ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। वो अपने सफ़र में कंटिन्यू करते हैं। वो तो एक्चुअल में जब पुलिस ने कॉल किया ड्राइवर को और जो महिला है उससे बात करवाई, तो महिला से पूछा कि भाई जब आप यहाँ आई थी तब हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जो हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखे, जो रिकॉर्ड हमने चेक किया, उसके अनुसार आपके साथ एक 4 साल का बच्चा भी इस होटल के अंदर आया है। लेकिन जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो केवल आप सिंगल चेकआउट किए हैं, तो वो बच्चा जो है वो कहाँ है इस समय। इस बच्चे के बारे में पूछते हैं उससे, तो वो मना करती है, कहती है कि भाई वो जो बच्चा है ना वो मेरे साथ नहीं है, एक्चुअल में मेरा रिश्तेदार है गोवा के अंदर, मैं उस बच्चे को वहाँ छोड़ के आई हूँ जो बाद में आ जाएगा। देखो इतने से में पुलिस नहीं मानती है और नहीं मानना भी चाहिए। इतनी समझदारी तो पुलिस को होना चाहिए। ठीक है भाई किसके पास छोड़ा, किस जगह पे छोड़ा, किस स्थान पे छोड़ा, वो पूछेगी पुलिस। और पुलिस ने वही किया कि पता पूछा भाई किसके पास आपने बच्चे को छोड़ा है। तो उसके बाद वो एक एड्रेस बताती है
उस एड्रेस पर पुलिस का बंदा जाता है, इसलिए उस ड्राइवर से पुलिस वाले बोलते हैं कि 15-20 मिनट लगेंगे हमें, हम 15-20 मिनट बाद आपको दोबारा फ़ोन करेंगे। तो यानी वो बंदा चेक करने गया उस लोकेशन पे जो महिला ने बताया, सूचना सेठ ने कि फला बच्चा जो है फला घर पे छोड़ के आई हूँ, बाद में आएगा। लेकिन ऐसा कोई पता एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो फेक पता था। जब बंदा जाता है पता करता है पुलिस वाला, तो उसे कहीं पर भी वो पता नहीं मिलता है। तो इसके बाद इनका शक जो है वो मजबूत हो जाता है। ये दोबारा से पुलिस, जो ड्राइवर है कैब ड्राइवर, उसको कॉल करते हैं पुलिस वाले और उसको ये गाइड करते हैं कि आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सुने इस बात को ध्यान से, उस महिला को शक ना हो। आप जैसे ही कहीं भी आपको पुलिस वाला मिल जाए, तुरंत उसके पास गाड़ी को रोक लें और उससे मेरी बात कराएं, या फिर आप नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर के गाड़ी को रोकें और वहाँ का जो पुलिस वाला है, जो भी पुलिस वाला आपको मिलता है, पहला पुलिस ऑफिसर, उससे मेरी बात कराएं। ये उसको ड्यूटी दे देते हैं कैब ड्राइवर को। अब कैब ड्राइवर थोड़ा समझदार था आई थिंक, उसने तरकीब से चाय के बहाने गाड़ी को रोका, जो खुद वो बताता है। उसके बाद उसने जो अपने साथी ड्राइवर था उसको ये बोला कि तू फ्रेश होने जा, मैं बोल दूंगा उसको फ्रेश होने गया तू, लेकिन जब तक मैं कॉल ना करूं तब तक वापस ना आना। इस बीच वो क्या करता है, वो चला जाता है दूसरा साथी। वो मैडम पूछती है कि भाई चलें अपन, इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुम तो चाय तो पी ली तुम लोगों ने। तो वो बोलता है कि मैडम जो मेरा साथी है वो फ्रेश होने के लिए गया है, बस उसके आते हम चलते हैं। इतना बोलने के बाद वो पता करता है वहाँ के लोकल लोगों से कि भाई यहाँ पे सबसे नज़दीकी पुलिस थाना कहाँ है। तो उसको जानकारी मिलती है कि भाई एक काली मंगला पुलिस थाना है जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जब उसको जानकारी मिल गई तो वो तुरंत उसको जो लेके जाता है एक्स्ट्रा ड्राइवर, उसको कॉल करता है कि आजा। फिर वो गाड़ी में बैठते हैं। उसके बाद ये जो ड्राइवर है सीधे गाड़ी को पुलिस थाने की तरफ घुमाता है और डायरेक्ट पुलिस थाने के बाहर जाकर के रोक देता है। इस ड्राइवर का ये कहना है कि जब मैंने वहाँ गाड़ी रोकी तो मैडम ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो बोलता है कि मैडम यहाँ पे 1 मिनट के लिए मुझे काम है। फिर वो गाड़ी से वो बोलती है ओके, मतलब घबराई नहीं है उस ड्राइवर के अनुसार सूचना। वो उतरता है, अंदर जाता है और जाकर के पुलिस को, जो कलिंगुड़ पुलिस थाना है गोवा की, उसको कॉल करता है और वहाँ का जो काली मंगला जो पुलिस थाने का जो पुलिस वाला है उसको वो फ़ोन पे बात कराता है। जब ये दोनों फ़ोन पे बात करते हैं, जो गोवा की पुलिस है वो बताती है कि देखो ये यहाँ पर एक ये जो सोल होटल है इसके अंदर ये महिला आई थी, यहाँ पर हमें खून के धब्बे मिले हैं, इसके साथ जब ये आई तो एक बच्चा था, लेकिन जब ये यहाँ से गई है तो वो 4 साल का बच्चा इसके साथ नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। हमें शक है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे का उस बैग में होना संभव है, तो उसका बैग जो है वो चेक करें। इसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो आते हैं गाड़ी के पास और जो मैडम है उससे बोलते हैं कि भाई आप अपना बैग चेक कराएं, जो आपके पास बैग है। डिक्की खोली जाती है और जब पुलिस बैग को खोलती है तो बैग खोलने के दौरान सबसे ऊपर उनको कपड़े मिलते हैं। कपड़ों को जब पुलिस हटाती है तो उसमें सूचना सेठ का 4 साल का बच्चा मृत पाया जाता है, वो मर चुका था। तो दोस्तों इस तरह से पुलिस ने सूचना सेठ को इस मामले के अंदर पकड़ा। अब क्या होता है, जब भी इस तरह जहाँ की घटना होती है वहाँ की पुलिस उस तरीके के मामले को डील करती है। अब स्थान है जिस जगह घटना हुई वो है गोवा के कलिंगुड़ पुलिस थाने का, तो यानी मामला वहाँ पे दर्ज हो चुका है। तो इस मामले को जो डील करेगा वो वही थाना करेगा, लेकिन अन्य स्थान के अंदर अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जा रहा है तो उसमें उस स्थानीय पुलिस की हेल्प ली जा सकती है, ये कानून में प्रोविज़न है। तो बहरहाल ये वो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप सूचना जी को वहाँ पर डिटेन करें और जो बच्चा है उसको पोस्टमार्टम के लिए आप भेज दें और हम वहाँ पे आ रहे हैं। तो उनको टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, 300 किलोमीटर का कुछ अंतर रहा होगा, इतनी दूरी पर वो पहुँच चुके थे, 200 किलोमीटर और बचे थे आई थिंक। तो वहाँ से जो गोवा पुलिस है वो आती है काली मंगला पुलिस थाने पर और यहाँ पर आकर के इसको सूचना सेठ को लिया जाता है हिरासत में। इसके बाद इसको संबंधित मजिस्ट्रेट के पास, जो कि वहाँ का लोकल नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश करते हैं। कहाँ के? काली मंगला पुलिस थाना जो है चित्रदुर्ग में, वही का नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। क्योंकि अगर आपको उसको लेके जाना है अपने लोकल थाने में तो विदिन 24 आवर्स पेश करना पड़ेगा गिरफ्तारी के, ये नियम है 57 CRPC के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया है और लगता है कि समय ज़्यादा लगेगा उसको लेके जाने में,
तो ट्रांजिट रिमांड लिया जा सकता है। ट्रांजिट रिमांड जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे लोकल जो मजिस्ट्रेट होता है जहाँ से आप गिरफ्तार कर रहे हैं वहाँ पे पेश करके उस ट्रांजिट रिमांड के ज़रिए लेके जाया जाता है व्यक्ति को। तो ट्रांजिट रिमांड मिल जाता है उसको। यहाँ पे 24 घंटे अगले बढ़ जाएंगे, यानी जिस समय उसको पकड़ा वहाँ से मजिस्ट्रेट के सामने भेजा, अब 24 घंटे हो गए मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के बाद। अब 24 घंटे का समय बहुत होता है उनके लिए वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ उनको पेश करना है लोकल मजिस्ट्रेट के सामने। तो कुल मिलाकर के वहाँ से ट्रांजिट रिमांड के ज़रिए वो लेके जाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद पूछताछ की जाती है। तो एक्चुअल में यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यार कोई भी महिला अपने बच्चे को क्यों मारेगी, ऐसी सिचुएशन क्यों आई। तो मैंने जो देखा, जो मैंने रिसर्च की, उसके अनुसार मुझे पता चला कि ये जो महिला हैं ये पहले कलकत्ता में रहती थी और अपने जो काम के सिलसिले में वहाँ पे सेटल हो गई थी बेंगलुरु में जाकर के। बेंगलुरु के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इनकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, वेंकट रमन, ये केरला के हैं। इनसे दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। 2010 के अंदर इन्होंने वेंकट रमन से शादी कर ली और शादी के 9 साल बाद इनकी एक संतान होती है। 4 साल का बच्चा जो है जिसको सूचना सेठ ने मार दिया, वही बच्चा है वो। 2019 में उसकी पैदाइश होती है। पैदाइश के बाद कुछ समय बाद, लगभग 1 साल बाद उसकी पैदाइश के, इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, केसबाजी, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। अब ये सूचना सेठ है ये अपने बच्चे को उसके पिता से मिलने नहीं देना चाहती, यानी अपने पति से मिलने नहीं देना चाह रही थी वेंकट रमन से। अब वेंकट रमन और इन दोनों के बीच जो मुकदमेबाजी चल रही थी, डाइवोर्स केस फाइनली डिसाइड हो जाता है 2023 के अंदर, इनका डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है। लेकिन जो पिता का राइट है अपने बच्चे से मिलने का, वो तो उसको मिलना ही था और कोर्ट देगा भी। इनकार कैसे कर सकते हो भाई, राइट तो दोनों का ही है उस बच्चे पे। तो कोर्ट एक ऑर्डर करता है तलाक के साथ कि भाई जो पिता है वो महीने में 4 दफ़े अपने बच्चे से मिलेगा, मतलब 4 हफ्ते में एक बार संडे का दिन होगा, उस दिन वो मिलेगा और सूचना सेठ उसके अंदर इनकार नहीं कर सकती, उसका राइट है वो। अब कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर हो जाता है तो सामने वाले के लिए ड्यूटी बन जाती है और जिसके फेवर में वो ऑर्डर हुआ है उसके लिए राइट है। यहीं से इस ही ऑर्डर से सूचना सेठ गुस्से में थी, नाराज़ थी और वो नहीं मिलने देना चाहती थी अपने बच्चे को वेंकट रमन से। इसी दौरान वेंकट रमन काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था विदेश, और ये जो सूचना सेठ है ये इस बच्चे को अपने साथ लेके जाती है गोवा। वहाँ पे होटल बुक करती है, 6 जनवरी को जाती है, वहाँ 7-8 जनवरी तक उसके साथ घूमती है और जिस दिन उसको वो मारती है और 8 जनवरी को जब वो होटल में वापस चेक इन मतलब वापस आती है घूम फिर करके बच्चे के साथ, तो वो उस गुस्से में, उस नफ़रत में जो उसके पति से वो करती है, प्यार वो अपने बच्चे से करती है लेकिन नफ़रत वो ज़्यादा करती है। भाई कोई भी व्यक्ति इतनी ज़्यादा नफ़रत कर रहा है कि प्यार कम पड़ गया। जितना प्यार वो अपने बच्चे से करती थी उससे कई ज़्यादा नफ़रत अपने पति से करती थी, तभी तो अपने बच्चे को मार दिया, अदरवाइज़ कौन मारेगा बच्चे को। कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे नफ़रत जीती, प्यार नहीं जीता और उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। मैं ये कहूँगा इस बारे में कि अगर कोई इस तरीके का डिस्प्यूट आपका है तो कोई आप अपनों को मार करके या कोई गलत कदम उठा करके रास्ता तो नहीं बना सकते और अपनी लाइफ ख़त्म कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो खुद को, जो कि सूचना सेठ ने किया। यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत थी, कंसल्ट करती अपने वकील से, स्टे लेती उस ऑर्डर पर जो मिलने का ऑर्डर था, लेकिन उसको मिलना ही था वो राइट मिलने वाला पति को। फाइनल कस्टडी के लिए आप लोग फाइट करते रहते, मिलने देना चाहिए था। और वो अगर आप भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति होता है अपने बच्चे से मिलना चाहता है तो भाई मिलने देगा कोर्ट, मना नहीं कर सकता वो, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर सूचना सेठ ने बड़ी गलती कर दी। ये जो गलती है, इस गलती की सज़ा है धारा 302 के तहत आजीवन कारावास या तो पनिशमेंट होगा या मृत्यु दंड, इसके नीचे कोई सज़ा नहीं है। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही रहता है हमेशा कि आपको अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा,
तो उस फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति से आपको डिस्कशन करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको रास्ता मिल सकता है। गलत कदम उठाने से बेहतर है कि सही कदम आप सही दिशा में उठाएं। और अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या सोचते हैं आप इस महिला के बारे में, ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही चैनल पे हमारे वीडियोस आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।